हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे हड़प्पा कालीन नगर योजना और संरचनाएं, कृषि, पशुपालन, शिल्प और तकनीकी तथा व्यापार। हड़प्पा कालीन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता कालीन। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं हड़प्पा कालीन नगर योजना और संरचनाएं। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। इसकी सर्व प्रमुख विशेषता है नगर योजना प्रणाली। इसीलिए इसे जो है विश्व का प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। ये जो दुर्ग थे वहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे, जो राजा महाराजा होते थे वो लोग रहते थे दुर्ग में। नगरों में बड़े भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। जो सड़कें थे वो चौराहे जैसे होते हैं, उसी प्रकार जो है वो सड़कें थे, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। जो दरवाजे या खिड़कियां थी वो सड़क के सामने नहीं खुलते थे, वो पीछे की तरफ खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। आजकल जैसे मकानों के बीच में घरों में आंगन बनाया जाता है, उसी प्रकार उस समय भी घरों में आंगन की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित था। तो इसमें जो स्नानागार था वो इतना बड़ा था कि इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके जो स्नानागार का जो फर्श था वो पक्की ईंटों का बना था और इसके मध्य में स्नान कुंड था। जो स्नान कुंड होता था, नहाने का जो कुंड होता था, टंकी, वो एकदम मध्य में होता था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। इस जो विशाल स्नानागार था इसका उपयोग तो आम लोगों के लिए होता ही नहीं होगा कि हमेशा स्नान, इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान, जब कोई अनुष्ठान होता तो कोई धार्मिक कार्य होता था तब इसका उपयोग किया जाता था। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। जॉन मार्शल ने कहा कि भाई ये जो विशाल स्नानागार है ये विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, क्योंकि इतना प्राचीन, इतना विकास, इतना अच्छी व्यवस्था स्नानागार, जैसे आजकल आधुनिक स्नानागार अर्थात बाथरूम होते हैं, वो उस समय थे। तो इन्हें इसीलिए जॉन मार्शल ने इसे जो है विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। उन्होंने कहा केवल ये इसी से यह पता लगाया जा सकता है कि उस समय जल पूजा भी होती थी, अर्थात जल की भी पूजा की जाती होगी। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। अन्नागार अर्थात गेहूँ, चावल आदि जो भी होते हैं खाने पीने की, तो इन सबको अन्न कहा जाता है और इनके जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है उसे अन्नागार कहा जाता है, जिसे गोदाम भी कहा जाता है। तो हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं, अर्थात 6 गोदाम, अच्छा 6 स्थान मिले हैं अन्न रखने के। और ये जो 6 अन्नागार हैं इनकी लंबाई चौड़ाई समान है, जिसकी 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ाई है। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों से निकलने वाले पानी को नालियों द्वारा सड़क के किनारे बनी मुख्य नाली से जोड़ा गया था, जहां इनके बीच मोरियां बनी हुई थी। अब देखिए, अगर कुएं का साक्ष्य कहाँ मिला है तो कालीबंगा में मिला है। और वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है, जो घरों से निकलने वाले पानी की व्यवस्था है,
वो जो घरों की नालियाँ वो सीधे सड़क के मुख्य नाली से जोड़ा गया है। ये मोरियाँ ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नर मोखे अर्थात मेल होल भी बने थे। जैसे आज प्रकार जो निकलते हैं बीच बीच में मोरियाँ छोटी छोटी टंकी नुमा बनाया जाता है, उसमें मेन होल बनाया जाता है, वो सिस्टम उस समय भी बना था। अब आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता कालीन कृषि के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो देखते हैं। वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है। पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है। पहले ज़्यादा वर्षा होती थी और अब कम वर्षा होती है। इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, समय पर वर्षा होती है, वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती है। जहाँ वर्षा कम हो जाती है वहाँ का उपजाऊपन अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। जो दीवारें बनी हुई हैं गांव के किनारे अर्थात गांव की रक्षा के लिए, उससे जो है अनुमान लगाया जाता है कि ये ज़रूर जो है फिक्स है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था, क्योंकि इसी बाढ़ को रोकने के लिए ये दीवारें बनाई गई हैं ताकि गांव में पानी न घुस सके। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे। अर्थात कोई फसल बोना हो तो नवंबर के महीने के बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। अर्थात बाढ़ आने के पहले वो बाढ़ जब ख़त्म होने वाला होता है तब वो जो है अपने जो है फसल को बोते थे और जब बाढ़ आने वाला होता तो उसके पहले काट लेते थे गेहूं और जौ। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कूण हल रेखा, कूण मतलब अभी देखो अगर कुछ मटर उटर कुछ बोया जाता तो कहते हैं कूण विधि से बो, अर्थात हल विधि से हल खींचते जाओ और एक एक दाने जो है मटर के या जो भी बोना है उसके गिराते जाओ, तो उसे बोलते हैं कूण विधि। तो हड़प्पा काल के जो कूण देखे गए हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। उससे अनुमान लगाया जो कालीबंगा में जो कोण दिखा, हल की रेखा दिखाई दी है, तो उससे पता लगाया गया कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। हल अर्थात जो बैल के द्वारा जो लगाया जाता था, एक लकड़ी बना होता था, उसमें एक लोहे की बनी होती थी, उससे द्वारा जो है खेत जोता जाता था, उसी को हल बोला जाता था। तो उसका साक्ष्य राजस्थान में मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे, जिन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। जिन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था, जिसमें मुख्यतः गेहूं, जौ, राई, मटर। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। अब गेहूं में 2 किस्म का गेहूं और 2 किस्म का जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। अगर विश्व में सबसे पहले देखा जाए कि कपास को उत्पादन कहाँ हुआ, कपास के उत्पादन का साक्ष्य कहाँ मिला, तो मिला है भारत अर्थात सिंधु सभ्यता में। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। गन्ना अर्थात ईख, जिससे गुड़ बनाया जाता है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी, जो गुजरात से, रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगर ये पूछा जाए कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो जो है कालीबंगा से मिला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला था। एक खिलौना है जो
खिलौने में हल बना हुआ है, जैसे आजकल देखते हो गाड़ियाँ मिलती हैं खिलौने के छोटी छोटी, उसी प्रकार एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना है जो हल है, उसका साक्ष्य मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाए तो उस समय हल हुआ होगा, हल होता होगा, तभी तो उसका खिलौना बना है। तो ये 2 जगह से प्राप्त हुआ, एक तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत बहावलपुर ज़िले में स्थित चोलिस्तान से, और दूसरा भारत के हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली से। चोलिस्तान और बनावली से 2 जगह से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है और जो खिलौना है। अब हम देखते हैं हड़प्पा कालीन पशुपालन। तो आइए पशुपालन देखते हैं। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला साँड़ विशेष प्रिय था। जिन साँड़ के अर्थात जिन बैलों के एक साँड़ कुबड़ होते थे, अर्थात तो एक गर्दन के पीछे थोड़ा सा उठा हुआ भाग जो होता था वो बैलों का, उसे कुबड़ कहा जाता है। तो कुबड़ वाला जो साँड़ होता था उन्हें विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊँट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवर में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे। सिंधुवासी हाथी और घोड़े से परिचित थे, लेकिन उन्होंने उनको पालतू नहीं बनाया, क्योंकि हाथी व घोड़े पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। ये साक्ष्य मिला है कि हाथी घोड़े उस समय थे, लेकिन उनको भी पाला गया है, व्यक्तियों ने उन्हें पाला है, लेकिन ये साक्ष्य नहीं मिला है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मृण मूर्ति टेराकोटा से मिला है। एक मृण मूर्ति मिली है जिसमें जो घोड़े का एक समझ लो मूर्ति है, जो चित्र है, उससे मिलता है, और जो मिला है मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से, तथा लोथल में एक संदिग्ध मृण मूर्ति मिली जो टूटा हुआ है लगभग, तो उससे पता लगाया जाता है कि घोड़े भी उस समय थे। हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण, भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। अगर पूछा जाए कि भाई गैंडा का प्रमाण, हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण कहाँ से मिला, तो आमरी से मिला। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। बंदर का, भालू का, खरहा अर्थात खरगोश का भी ज्ञान उनको था। इसकी पुष्टि मुहरों, ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। ये कैसे पता लगाया गया, क्योंकि जो मुहर थे, जो मुद्राएं थे, मुहर थे, ताम्र तस्तरी, जो तांबे की तस्तरी प्लेट थी, उस पे जो है उनके चित्र अंकित है। तो चित्र अंकित से ये अनुमान लगाया गया कि उस समय ये जानवर भी होते होंगे, तभी तो इनके चित्र बने हुए हैं। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। ये ध्यान देना कि हड़प्पा काल में शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटडा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की पुष्टि हुई है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटडा, गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है सुरकोटडा, वहाँ घोड़े के अवशेषों के मिलने की पुष्टि हुई है। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और ये गैंडे से भी परिचित थे। सुरकोटडा से घोड़े का अवशेष मिला है और इनको हाथी का भी ज्ञान था तथा गैंडे से भी ये लोग परिचित थे। आइए अब हम देखते हैं हड़प्पा कालीन शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पाई लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा तांबे में टिन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। सामान्यतः कांसा तांबे में टिन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तांबा कांसा को जो है टिन में मिलाया जाता था, उससे शिल्पियों द्वारा जो है धातु बनाया जाता था, मतलब कोई भी वस्तु बनाया जाता था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। जो तांबा था वो राजस्थान की खेतड़ी स्थान है, वहाँ से जो है वहाँ एक ताम्र खान है, तांबे की खान है, वहाँ से तांबा मंगाया जाता था। टिन अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, और जो टिन है वो अफ़गानिस्तान से बनाया जाता है। ध्यान देना कि खेतड़ी में ताम्र खान है, तांबे की खान है, तो वहाँ से तांबा, खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में, खेतड़ी राजस्थान में, वहाँ से तांबा मंगाया जाता था और अफ़गानिस्तान से टिन मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा अत्यंत कम है।
हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा अत्यंत कम है, क्योंकि टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता तो कम ही होगा, लेकिन जो अपने यहाँ होता था वो कांसा होता था, तो यहाँ से जो है ज़्यादातर जो है कांसे की जो है अधिकता पाई जाती थी औजारों या हथियारों में। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरो कांस्य शिल्पियों, जो कांस्य शिल्पी होती थी उन्हें कसेरो कहा जाता है। तो हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। जो कांस्य शिल्पी थे, जो शिल्पकार थे, जो बनाते थे, निर्माण करते थे किसी वस्तु का, उनका जो स्थान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था हड़प्पा समाज में। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला है। ध्यान देना कि मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े मिले हैं, ऐसा सूती कपड़ा जो बुना गया है हाथ से, तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए तकलियाँ का इस्तेमाल होता था, जो कताई बुनाई होती थी उसके लिए तकलियाँ का इस्तेमाल किया जाता था। ईंटों की विशाल इमारतें दर्शाती हैं कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था। ईंटों की विशाल इमारतें बताती है कि जो स्थापत्य था, राजगिरी जो निर्माण कार्य था, वह महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने की तकनीक से परिचित थे। हड़प्पा वासी जो थे वो नाव बनाना जानते थे। हड़प्पाई जो थे अर्थात हड़प्पा के लोग सिंधु सभ्यता के लोग नाव बनाना जानते थे। मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प उद्योग थे। मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना महत्वपूर्ण उद्योग थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। जो सोना चांदी था वो संभवतः अफगानिस्तान से मंगाया जाता था और जो रत्न थे वो दक्षिण भारत से। ईंटों की विशाल कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था, जिससे कुम्हार जो है बर्तन बनाते उस चाक का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तथा हड़प्पाई लोगों के मृदभांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। ये मृदभांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। जो मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो चिकना और चमकीला बनाते थे। अब आइए हम देखते हैं व्यापार, किस किस का व्यापार और कहाँ कहाँ से होता था। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। विनिमय अर्थात एक वस्तु देते थे और दूसरा वस्तु लेते थे। वे पहिया से परिचित थे। वे पहिया, जो चक्का या पहिया होता है, उससे परिचित थे। तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चन्हुदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। हड़प्पाई लोगों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी। जो हड़प्पा निवासी थे उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती अर्थात व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के अनेक प्रसाधनों का अनुकरण किया है। अर्थात वो मेसोपोटामिया के नागरिकों के प्रसाधनों, उनके जो भी साधन प्रसाधन थे उनका अनुकरण किया था, अर्थात उनके देखकर जो है खुद भी वैसा ही अनुकरण किया था। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि, लापिस लाजुली, हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि का सुदूर व्यापार किया था। अगर लाजवर्द मणि की भी व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी
निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नाव का उपयोग करते थे। अर्थात वो व्यापार के लिए नाव का प्रयोग करते थे, अर्थात वो क्या कहते हैं, जल मार्ग से भी वो लोग व्यापार किया करते थे। आइए देखते हैं कि प्रमुख आयातित कच्चा माल कहाँ कहाँ से आता था। जैसे कि चांदी जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था, अर्थात चांदी का व्यापार ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से, सोना अफ़गानिस्तान, फारस व दक्षिण भारत से, लाजवर्द मेसोपोटामिया अफ़गानिस्तान से, तांबा खेतड़ी जो राजस्थान में है बलूचिस्तान से, नील रत्नमणि बदख्शा ये भी अफ़गानिस्तान में है, सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान व गुजरात से प्राप्त होता था, नीलमणि महाराष्ट्र जो दक्षिण भारत में वहाँ से भी प्राप्त होता था, हरितमणि दक्षिण एशिया से प्राप्त होता था, शंख कौड़िया ये सौराष्ट्र दक्षिण भारत से प्राप्त होता था, शिलाजीत ये हिमालय क्षेत्र से प्राप्त होता था, सीसा ईरान अफ़गानिस्तान तथा राजस्थान से प्राप्त होता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा के साक्ष्य से होता है। अर्थात पोत निर्माण तथा नावों द्वारा समुद्री व्यापार, अर्थात सिंधुवासी नाव द्वारा समुद्री व्यापार करते थे। ये लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। इससे पता लगाया जाता है ये लोग समुद्री मार्ग से भी व्यापार किया करते थे। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। अर्थात मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम है। मेलुहा जो है वो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, अर्थात दो व्यापारिक केंद्र हैं जिसका नाम है दिलमुन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य में स्थित थे। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। फारस की खाड़ी के बहरीन क्षेत्र से ये बताया जाता है, ये इसे ही दिलमुन कहा जाता था। सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरून अर्थात दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया, अर्थात बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा है। किसने कहा है? सारगोन के सुमेरियन लेख में। मेसोपोटामिया के साथ जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया के साथ जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहाँ से हड़प्पा प्रकार की गुड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। वहाँ से हड़प्पा प्रकार की, अर्थात जैसे हड़प्पा में गुड़िया बनती थी उसी प्रकार की वहाँ भी गुड़िया प्राप्त हुई हैं मिस्र से। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।